3 अप्रैल के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। मशरक़ वस्ता के बुलंद तरीन पुल पर अमरीकी हमले में 8 हलाकतें। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि ज़ेरे तामीर पुलों पर हमले ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकते। जंग शुरू होने के बाद से कुवैत की मीना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी पर ईरान का तीसरा हमला। पानी साफ करने वाले प्लांट्स पर भी हमला। ईरान के इसराइल पर भी मिसाइल हमले जारी। तेल अबीब के एक रेलवे स्टेशन को मिसाइलों के मलबे से नुकसान पहुंचा, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना है कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की एक नई लहर का सामना है। अमेरिकी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज और अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी को ओहदे से हटा दिया गया। I am deeply sorry for what any victim has been through, especially as a result of that monster. ईरानी बहरिया के कमांडर अली रजा तंगसीरी की तदफीन कर दी गई। हजारों अफराद की शिरकत। ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ। पहलगाम हमले की बरसी से कबल इंडियन वजीर दिफा की पाकिस्तान को धमकी। और मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि यह ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। यदि किसी प्रकार की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई तो हमारे सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। ये भी जानिए कि क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में मुसल्लह अफराद के पुलिस थाने पर हमले में 5 अफराद हलाक और 13 जख्मी। जानिए गजा की 8 प्री मैच्योर बच्चों की 2.5 साल बाद अपने घर वापसी कैसे हुई। महीनों बाद हमने खबरों में सुना कि अल शिफा अस्पताल में प्री मैच्योर बच्चे मर गए हैं। मैं तस्वीर देखती रही, एक माँ के तौर पर ये जानने की कोशिश करती कि कहीं ये मेरी बच्ची तो नहीं। तकरीबन 1 साल तक मैं नाउम्मीदी और उम्मीद के दरमियान जीती रही कि शायद मेरी बेटी अभी जिंदा हो। और ये भी कि कराची पोर्ट पर अचानक जहाजों की भीड़ क्यों हो गई है। कराची पोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह, जहां आजकल गैर मामूली सरगर्मी देखने में आ रही है। कंटेनर टर्मिनल पर रश है, जहाज मुसलसल आ रहे हैं और कार्गो हैंडलिंग मामूल से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। बरतानिया में बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम की नई हिदायत जारी। बरतानिया में बच्चों की नशोनुमा के माहिरीन के एक हुकूमती पैनल ने वालिदैन के लिए नई हिदायत जारी की हैं कि वो अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम को कैसे हैंडल करें। जानिए इंडियन पंजाब में कबूतरबाजी रिवायत है, शौक है या फिर रोजगार। कल्ले कबड्डी नहीं, पशु मेले भी शुरू करावांगे। कई कबूतरां दी बाजियां भी लाउंदे आ, वो भी सरकारी तौर ते करोड़ां दा नाम रखांगे। इसके अलावा दीगर खबरें भी आज के सरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। ईरान के शहर करज में एक पुल पर हमले के नतीजे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8 हो गई है। अल बरस के गवर्नर के दफ्तर के एक ओहदेदार कुदरतुल्लाह सैफ ने इन हलाकतों की तस्दीक करते हुए इन हमलों को खौफनाक जुर्म करार दिया है। कुछ घंटों कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शहर करज में वाक़े एक पुल पर हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। वीडियो में दिखाया गया है कि एक फिजाई हमले के बाद पुल पर शोले और धुएं के बादल उठ रहे हैं। इससे कबल इस्राएली फौज ने बीबीसी को बताया था कि उन्हें इस हमले के बारे में कोई इल्म नहीं था, जिससे यह जाहिर होता है कि ट्रंप बज़ाहिर इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी सदर ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान का सबसे बड़ा पुल जमीन बोस हो गया है, अब कभी इस्तेमाल के ये काबिल नहीं रहेगा। आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। वक्त आ गया है कि अब ईरान मजीद ताखीर होने से कबल कोई मुआहदा कर ले, वरना इस अजीम मुल्क के मुमकिन मुस्तकबिल में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ईरान के शहर करज में एक पुल पर हमले के बाद अपने बयान में वजीर खारिजा अब्बास अरागची ने कहा है कि सिविलियन मुकामात बाशमूल ज़ेरे तामीर पुलों पर हमले ईरानियों को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकते। करज पुल पर हमले का हवाला देते हुए ईरानी वजीर खारिजा ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ये हमले सिर्फ इंतशार का शिकार, दुश्मन की शिकस्त और अखलाकी जवाल को जाहिर करते हैं।
हर पुल और हर इमारत पहले से ज्यादा मजबूत बना ली जाएगी, मगर जो चीज कभी बहाल नहीं हो सकेगी वो अमेरिका की साख को पहुंचने वाला नुकसान है। जबकि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कौलीबाफ का कहना है कि इसराइल और अमेरिका के साथ जंग के आगाज के बाद से 70 लाख ईरानियों ने फौजी खिदमात के लिए रज़ाकाराना तौर पर खुद को पेश किया है। ईरान की जानिब से गुज़िश्ता रोज ईरानी पुलों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी के जवाब में खलीजी ममालिक पर हमले जारी हैं। जुमा की सुबह सवेरे मुतअद्दिद ड्रोन हमलों के बाद कुवैत की एक अहम मीना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी के बाज़ हिस्सों में आग भड़क उठी। ताहम इस हमले में इंतजामिया की जानिब से किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। मीना अल अहमदी रिफाइनरी, जो मशरक़ी वुस्ता की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है, रोजाना तकरीबन 3,46,000 बैरल तेल साफ करने या रिफाइन करने की सलाहियत रखती है। कुवैत में 3 बड़ी ऑयल रिफाइनरियां हैं। 5 हफ्तों पर मुश्तमिल तनाज़े के दौरान मीना अल अहमदी रिफाइनरी को इससे पहले भी 2 बार ईरानी ड्रोन्स ने निशाना बनाया था। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का कहना है कि हंगामी और फायर फाइटिंग टीमें रिफाइनरी के 39 ऑपरेशनल यूनिट्स में से बास में लगी आग पर काबू पाने और इसे फैलने से रोकने के लिए काम कर रही है। बयान में मजीद कहा गया है कि मुतासरा इलाके में हवा के मयार की निगरानी की जा रही है और अब तक मुकामी माहौल पर कोई असर नहीं पड़ा। ईरान की जानिब से जुमे की सुबह पहले एक ऑयल रिफाइनरी और फिर पानी साफ करने वाले प्लांट यानी डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया गया है। याद रहे कि खलीजी ममालिक में पीने के साफ पानी के कुदरती ज़राए इंतहाई कमयाब हैं, इसलिए समंदरी पानी को डिसैलिनेशन प्लांट्स के जरिए साफ करके पीने के काबिल बनाया जाता है। ईरान की जानिब से ये हमले गुज़िश्ता रोज ईरानी पुलों और शहरी ढांचे पर बमबारी के जवाब में किए जा रहे हैं। इसराइली दिफाई अफवाज के मुताबिक जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब ईरान की जानिब से इसराइल की तरफ मिसाइल दागे गए हैं। IDF का कहना है कि इन ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए उनके दिफाई निज़ाम की जानिब से रात भर कार्रवाइयां जारी रहीं और इस वक्त भी ये निज़ाम फाल है। खबरसा इदारे AFP के मुताबिक इसराइली फौजी रेडियो ने रिपोर्ट किया है कि तल अबीब के एक रेलवे स्टेशन पर फिजा में तबाह कर दिए जाने वाले ईरानी मिसाइलों का मलबा गिरने की वजह से शदीद नुकसान हुआ है। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा का कहना है कि मुल्क को मिसाइल और ड्रोन हमलों की एक नई लहर का सामना है। वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में इस बात का इजहार किया गया है कि वो ईरान की जानिब से नए मिसाइल और ड्रोन हमलों की जद में है। वजारत ने एक्स पर एक पैगाम में लिखा कि मुल्क का फिजाई दिफाई निज़ाम मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने और उन्हें तबाह करने में मसरूफ है। अमारात का कहना है कि मुल्क के बाज़ हिस्सों में सुनाई देने वाली आवाज़ें इन्हीं हमलों को रोकने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों का नतीजा है। जबकि सऊदी अरब का कहना है कि जुमेरात से अब तक 5 ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया जा चुका है। ईरान के खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर की जानिब से जारी एक बयान में यह दावा भी किया गया है कि ईरान की फिजाई हदूद में एक F-35 जंगी तैयारे को निशाना बनाया गया है। ईरान के खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर ने दावा किया है कि तैयारे पर हमले के वक्त और गिरने के दौरान शदीद धमाके के बाइस इस बात का इम्कान कम है कि पायलट बाहर निकलने में कामयाब हुआ हो। अमरीकी और इसराइली फौज की क़यादत की जानिब से ताहाल इस खबर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। ताहम अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कल ईरान के इस दावे की तरदीद की थी जिसमें कशम जजीरे के करीब एक जंगी तियारा मार गिराने का कहा गया था। ईरान में बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीम रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट फेडरेशन के नुमाइंदा वफूद के सरबराह ने जुमेरात के रोज़ कहा है कि ईरान में हंगामी तिब्बी ज़रूरियात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और अगर जंग जारी रही तो ट्रामा किट्स और दीगर तिब्बी साजो सामान के ज़खायर ख़त्म हो सकते हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात के शिकार ईरानी अवाम को मज़ीद मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इदारे के मुताबिक अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर फ़िज़ाई हमलों के आगाज़ के बाद से अब तक 1900 से ज़ायद अफराद हलाक और 21,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब नेट ब्लॉक्स नामी इंटरनेट मॉनिटरिंग ग्रुप के मुताबिक ईरान में इंटरनेट की बंदिश अब 35वें दिन में दाखिल हो चुकी है, जहां ज़्यादातर सार्फिन 816 घंटों से ज़ायद अरसे से बैरूनी दुनिया से कटे हुए हैं। नेट ब्लॉक्स का कहना है कि आम आदमी दुनिया से कटा हुआ है, अहम मालूमात से महरूम है और उनकी आवाज़ दब गई है क्योंकि ये सूरत हाल 5वें हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। अमरीकी महकमा दिफा ने फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी ए जॉर्ज की फौरी रिटायरमेंट की तस्दीक कर दी है।
पेंटागन के तर्जुमान शॉन पार्लन के मुताबिक जनरल जॉर्ज अमेरिकी फौज के 41वें सरबराह के तौर पर अपनी दहाइयों पर मुहित खिदमात के बाद ओहदा छोड़ रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सेक्रेटरी दिफा पीट हेग्सेट जनरल जॉर्ज की जगह ऐसे अफसर की तकर्री चाहते हैं जो सदर डोनाल्ड ट्रंप के फौजी विजन पर अमल दरामद करे। रिपोर्टों के मुताबिक हालिया अरसे में 1 दर्जन से जायद सीनियर फौजी अफसरान को भी ओहदों से हटाया जा चुका है। उधर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी को भी ओहदे से हटा दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि बोंडी निजी शोबे में नई जिम्मेदारियां संभालेंगी, जबकि उनकी जगह साबिक नायब टोड ब्लांच ये ओहदा संभालेंगे। बोंडी का महकमा इंसाफ की सरबराही का दौर अक्सर जेफरी एप्स्टाइन से मुतल्लिक फाइलों के इजरा और जिनसी मुजरिम की तहकीकात के मामले की वजह से ज़ेरे साया रहा। I am deeply sorry for what any victim has been through, especially as a result of that monster. वो हालिया हफ्तों में ट्रंप इंतजामिया की दूसरी ओहदेदार हैं जिन्हें ओहदे से हटाया गया है। इससे पहले मार्च में क्रिस्टी नोम को होमलैंड सिक्योरिटी के सरबराह के तौर पर हटा दिया गया था। बोंडी ने कहा कि वो ब्लांच को अपना काम मुंतकिल करने के लिए तैयार हैं और मजीद कहा कि ये ओहदा उनकी जिंदगी का एहसास रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अपने नए निजी शोबे के ओहदे में जिसकी उन्होंने निशानदेही नहीं की, वो सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। ये ऐलान उस जारहाना कांग्रेसी समात के 2 माह से भी कम अरसे के बाद सामने आया है जिसमें बोंडी से कानून साजों ने सख्त सवालात किए और उस दौरान मामला चीखो पुकार तक जा पहुंचा, जहां उन्होंने एक डेमोक्रेट को नाकाम और बेकार शख्स तक कह दिया। जुमेरात की सुबह तक भी ट्रंप बोंडी का दिफा कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वो एक शानदार शख्सियत की मालिक हैं और वो अच्छा काम कर रही हैं। ईरान के सरकारी खबरसा इदारे ने अबादान शहर में पासदारान इनकलाब की बहरिया के कमांडर अली रजा तंगसीरी की तदफीन की तस्वीर शाया की हैं। मंगल के रोज बंदर अब्बास शहर में भी उनके लिए इसी नौयत की एक तकरीब मुनक्कद की गई थी। वाज़ेह है कि 30 मार्च को ईरानी पासदारान इनकलाब ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक की थी कि उनकी बहरिया के कमांडर अली रजा तंगसीरी हलाक हो गए हैं। ताहम इससे 4 रोज कबल इसराइल ने उन्हें निशाना बनाने का दावा किया था। पासदारान इनकलाब से मुंसलिक खबरसा इदारे तस्नीम पर 30 मार्च को शाया बयान के मुताबिक तंगसीरी फौज की तंजीम नौ और जज़ायर और साहिली इलाकों के दिफाई हिसार को मजबूत बनाने के अमल में मसरूफ थे कि उन पर हमला हुआ और वो जख्मों की ताब न ला सके। बयान में मजीद कहा गया है कि पासदारान इनकलाब ने अपने कमांडर की गुज़िश्ता दिनों अदम मौजूदगी के बावजूद दुश्मन पर हमले किए हैं और आबनाए हुर्मुज पर फैसला कुन कंट्रोल बरकरार रखा हुआ है। درست از این آزمون رو داریم از دست میدیم فرماندهان رهبر عزیزمون رو، ولی نفر به نفر این کشور به اصطلاح فرماندهانی هستن که انشالله جای فرماندهان عزیز رو میگیرن و انشالله انتقام رو میگیریم. पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने इंडियन हम मनसब राजनाथ सिंह पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो पहलगाम वाक़े के 1 साल बाद अपने सियासी मफादात के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जुमेरात को एक तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान को धमकी दी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ। पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म की नापाक हरकत हुई तो हमारी फौज उसका मुंह तोड़ जवाब देगी, जो वो कभी भूल नहीं पाएंगे। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को महज 22 मिनट्स में ही घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था और भारतीय मिलिट्री हिस्ट्री में आतंकवाद के खिलाफ किया गया अब तक का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन था। और मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि यह ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। यदि किसी प्रकार की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई तो हमारे सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, जिसे वह कभी भूल नहीं पाएंगे। और मैं एक ही सेंटेंस में कहना चाहता हूं, इस बार जो होगा वो अनप्रेसिडेंटेड एक्शन किया जाएगा हमारी आर्मी के द्वारा,
यह भी मैं साफ तौर पर मैं कहना चाहूँगा। गुज़िश्ता रोज भारतीय नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा था कि गुज़िश्ता साल मई के दौरान इंडियन बहरिया समंदर के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से चंद मिनट दूर थी जब उन्होंने जंगबंदी की दरखास्त की। उन्होंने गुज़िश्ता साल अप्रैल में कश्मीर के सियाती मुकाम पहलगाम में सयाहों पर हमले का हवाला देते हुए कहा कि ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ और उनका कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अफवाज ने सिर्फ 22 मिनट में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और ये इंडियन फौज की तारीख में दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई थी। उन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद इंडिया का दहशतगर्दी से निमटने का रवैया तब्दील हो गया है। गुज़िश्ता 11 वर्षों में वजीर आजम मोदी ने कौमी सलामती को मजबूत किया है। हमने दहशतगर्दी के हवाले से अपना रवैया और रद्द-ए-अमल तब्दील किया है। दुनिया ने ये तब्दीली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख ली है। इंडियन वजीर दिफा ने यह भी कहा कि पहलगाम हमले में 26 शहरियों की हलाकत के जरिए इंडिया के समाजी ताने बाने और इत्तेहाद पर हमला किया गया था। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस जमात पर भी तनकीद की और कहा कि 10 साल के दौरान इसका शिद्दत पसंदी के खिलाफ जवाब सिर्फ डोजियर जमा कराने तक महदूद था, जबकि आज का इंडिया दहशतगर्दी के बारे में जीरो टॉलरेंस रखता है। हम इंडिया के अंदर यह सरहद पार कहीं भी कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएंगे। इस बयान पर पाकिस्तान के वजीर ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर एक पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान अमन और इलाकाई इस्तेहकाम चाहता है लेकिन अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। उन्होंने राजनाथ सिंह के एक्स अकाउंट को टैग करते हुए कहा कि उनकी इश्तियाल अंगेजी बयानबाजी ताकत की अलामत नहीं बल्कि उस वाज़े तस्वीराती बेचैनी का इजहार है जो पहलगाम में रचाए गए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बरसी करीब आते ही नुमाया हो रही है। उनका कहना था कि ये एक ऐसा वाकया था जो बैनुल-अक़वामी जांच पड़ताल के सामने टिक नहीं सका और इसने नई दिल्ली के खुद साख्ता बुरान साजी पर इन्हिसार को बेनकाब कर दिया है। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी जंग को 1 माह से ज़ायद अरसा हो चुका है, जिसके बाद मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी ने आलमी सतह पर खदशात को जन्म दिया है कि आया ये तनाज़ा किसी बड़ी आलमी जंग में तब्दील हो सकता है या नहीं। माहिरीन के मुताबिक किसी जंग को आलमी जंग उस वक्त कहा जाता है जब दुनिया की बड़ी ताकतें बराह रास्त इसमें शामिल हो जाएं। ऑक्सफोर्ड की प्रोफेसर मार्गरेट का कहना है कि तारीख में बड़ी जंगें अक्सर गलत अंदाजों और अचानक वाकयात के नतीजे में फैलती हैं, जैसा कि पहली जंग अजीम के आगाज में हुआ। उनके मुताबिक कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी इंतहाई अहम है। आपको दूसरे फरीक के बारे में जानना होता है और उनके साथ राब्ते में रहना भी जरूरी होता है। वो वजाहत करती हैं कि सर्द जंग के आखिर में और नेटो के किरदार की वजह से तमाम फरीकों के दरमियान राब्ते बेहतर हुए थे। उनका कहना है ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जहां लोगों ने कहा कि जरा रुकें, ये सूरत हाल हद से ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। उन्होंने समझ लिया था कि कशीदगी बहुत बढ़ रही है और दर्जा हरारत कम करना जरूरी है। किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर मायालो भी इससे इत्तफाक करते हैं। उनका कहना है कि तेल अबीब, वाशिंगटन और तेहरान को ये बात तस्लीम करना होगी कि वो अब मजीद कुछ हासिल नहीं कर सकते। वो वजाहत करते हैं कि मजीद जंग किसी भी फरीक के लिए मतलूबा नताइज पैदा नहीं करेगी। पाबंदियों में नरमी, सिक्योरिटी से मुतल्लक कुछ इंतजामात और आलमी सियासत में ईरान के किरदार के हवाले से कोई तरीक़ाकार तय करने की जरूरत है। प्रोफेसर मायोलो का कहना है कि सिर्फ सालसी के जरिए ही जंग बंद हो सकती है और फिर इसे ज्यादा पायदार इंतजाम में तब्दील किया जा सकता है। उनके मुताबिक मौजूदा सूरत हाल अभी एक इलाकाई तनाज़ा है और इसके आलमी जंग में तब्दील होने के इम्कानात महदूद दिखाई देते हैं, क्योंकि चीन, रूस और यूरोप बराह रास्त मुदाखलत के ख़्वाह नजर नहीं आते। तज्ज़ियाकारों का यह भी कहना है कि अगरचे ईरान या उसके इत्तेहादी जैसे कि यमन के हौसी और हिजबुल्लाह कशीदगी बढ़ा सकते हैं, ताहम बड़ी आलमी ताकतों का मोहतात रवैया इस तनाज़े को आलमी सतह तक फैलने से रोक सकता है। इसके बावजूद ये खदशा बरकरार है कि एक खित्ते की जंग दीगर इलाकों में भी नए तनाज़ात को जन्म दे सकती है। माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी, राब्ताकारी और सालसी नागुज़ीर है, क्योंकि जोहरी ताकतों की मौजूदगी में किसी भी बड़ी जंग के नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में मुसल्लह अफराद के पुलिस थाने पर हमले में 5 अफराद हलाक और 13 जख्मी
हो गए हैं। मुकामी पुलिस ने इस वाक़े की तस्दीक की है, जबकि मुकामी लोगों के मुताबिक नामालूम अफराद ने बारूद से भरी गाड़ी पुलिस थाना डोमेल की दीवार से टकरा दी, जिससे जोरदार धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में थाने के बाहर चेक पोस्ट और पुलिस स्टेशन का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। बन्नू पुलिस की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि थाना डोमेल की हदूद में पुलिस स्टेशन के करीब दहशतगर्दों की जानिब से खुदकुश हमले की बुज़दिलाना कोशिश की गई, जिसे बर वक्त सिक्योरिटी इकदामात की वजह से नाकाम बना दिया गया। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई इतलात के मुताबिक खुदकुश हमलावर थाना डोमेल को निशाना बनाना चाहता था, ताहम अपने मज़मूम अज़ाइम में नाकामी पर उसने थाने के बाहर करीबी सिविल आबादी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 5 मासूम शहरी हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वालों में 3 खवातीन, 1 मर्द और 1 बच्चा शामिल है, जबकि 13 अफराद शदीद जख्मी भी हुए हैं। सामीन, इसराइल और गजा की जंग के दौरान गजा से 8 फलस्तीनी बच्चों को मिस्र मुंतकिल किया गया था। ये बच्चे उस वक्त प्रीमेच्योर यानी वक्त से पहले पैदा हुए थे, लेकिन अब वो गजा वापस आ गए हैं और अपने रिश्तेदारों से दोबारा मिल रहे हैं। ये नन्हे बच्चे उन खुशकिस्मत 9 मौलूदों में शामिल थे जिन्हें नवंबर 2023 में अस्पताल से निकालकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया था और यूं उनकी जान बचाई गई थी। अब 2.5 साल बाद जब जनूबी रफा क्रॉसिंग जुज़वी तौर पर खुल गई है, तो ये 8 बच्चे भी वापस गजा पहुंच गए हैं। मशरकी बैरूत से लूसी विलियमसन की रिपोर्ट पेश कर रही हैं आलिया नाज़की। अल-शिफा अस्पताल की ये दूसरी जंग थी, जिंदगी की जंग जिसे दुनिया देख रही थी। दर्जनों प्रीमेच्योर बच्चे जंग के दौरान पैदा हुए, ऐसे निज़ाम सेहत के सहारे जो आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा था। बिजली की बंदिशें गोलियों से कम जानलेवा न थीं। इन बच्चों का इनखला उजलत में किया गया। काफिले एक जंगी इलाके से गुजरे। नकल मकानी के इस हंगामे में कुछ वालिदैन से राब्ता टूट गया। इन बच्चों में संदूस अल-कुर्द की बेटी बेसान भी थी। महीनों बाद हमने खबरों में सुना कि अल-शिफा अस्पताल में प्रीमेच्योर बच्चे मर गए हैं। मैं तस्वीर देखती रही, एक माँ के तौर पर ये जानने की कोशिश करती कि कहीं ये मेरी बच्ची तो नहीं। तकरीबन 1 साल तक मैं नाउम्मीदी और उम्मीद के दरमियान जीती रही कि शायद मेरी बेटी अभी जिंदा हो। अब पीर 30 मार्च को उनमें से 8 बच्चे घर वापस आ गए। ये गजा में जंगबंदी की एक नाजुक से मुआहदे की एक छोटी सी कामयाबी है। नासिर अस्पताल में एक बार फिर हंगामा, मगर इस बार ये खुशी का हंगामा है। जंगबंदी को 6 माह हो चुके हैं, मगर गजा का मुस्तकबिल अब भी गैर यकीनी है। गजा जंग और अमन के दरमियान मुअल्लक है। इसराइल की लुबनान और ईरान में नई जंगों के बायस गजा से तवज्जो हटती जा रही है, मगर गजा के सबक पहले से ज़्यादा अहम हैं। ये बताते हैं कि फ़ौजी ताकत को अमन में बदलना कितना मुश्किल होता है। बेसान भी वापस आने वालों में शामिल थीं। इनक्यूबेटर में पड़ी बेबी अब चमकीले गुलाबी चश्मे वाली नन्ही बच्ची है। बेसान जिंदा रहने की पहली जंग तो जीत गई, मगर न जाने इन्हें और कितनी जंगों का सामना करना पड़े। इसराइल और अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग के नतीजे में बदलते शिपिंग रूट्स ने कराची पोर्ट को भी एक अहम लॉजिस्टिक हब बना दिया है। लेकिन क्या ये बढ़ती सरगर्मी एक सुनहरी मौका है या नया चैलेंज? जानिए कराची से रियाज सोहेल की ज़बानी। कराची पोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह, जहां आजकल गैर मामूली सरगर्मी देखने में आ रही है। कंटेनर टर्मिनल्स पर रश है, जहाज मुसलसल आ रहे हैं और कार्गो हैंडलिंग मामूल से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। सवाल यह है कि अचानक ये तेज़ी क्यों सामने आ रही है? असल वजह आलमी शिपिंग रूट्स में आने वाली बड़ी तब्दीलियां हैं। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर जंग के दौरान आबनाए हर्म्स की बंदिश और खलीज की कई अहम बंदरगाहों पर ऑपरेशनल दबाव बढ़ गया है। इसके नतीजे में बैनुल-अक़वामी शिपिंग कंपनियों ने अपने रूट्स रीडायरेक्ट करना शुरू कर दिए हैं और इनमें से एक अहम स्टॉप अब कराची बंदरगाह बन गया है। कराची पोर्ट पर ख़ास तौर पर कंटेनर शिप्स और टैंकर्स की आमद में इजाफा देखा जा रहा है। हुकाम के मुताबिक मार्च 2026 में जहाज़ों की तादाद पिछले महीनों के मुकाबले में वाज़ेह तौर पर ज़्यादा रही है। सिर्फ एक दिन में ही 1,65,000 मीट्रिक टन से ज़ायद कार्गो हैंडलिंग की गई।
جس میں امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں شامل ہیں۔ یہ کارگو صرف ایک قسم کا نہیں بلکہ اس میں مختلف اشیاء شامل ہیں: سیمنٹ، چاول، کھاد، کیمیکلز اور کنٹرائز سامان۔ ماہرین کے مطابق اس اضافے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ شپنگ کمپنیاں اب ایسے راستے تلاش کر رہی ہیں جہاں خطرات کم ہوں اور لاگت قابل برداشت۔ جبکہ کسی بڑے ریجن میں رسک بڑھتا ہے تو جہاز اکثر متبادل بندرگاہوں کا رخ کرتے ہیں، اور اس وقت کراچی ایک فعال اور دستیاب آپشن کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ لیکن یہ تیزی ایک چیلنج بھی لے کر آئی ہے۔ کراچی پورٹ پہلے ہی اپنی روٹین کارگو کو ہینڈل کر رہا ہے اور اب اضافی ٹرانس شپمنٹ کارگو بھی اسی سسٹم پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اس سے یارڈ اسپیس، اسٹوریج، لاجسٹک پر بوجھ بڑھ رہا ہے۔ حکام نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے پرانے کارگو کو جلد کلیئر کرنے اور آف ڈاک ٹرمینل استعمال کرنے جیسے اقدامات شروع کیے ہیں۔ شپنگ ماہرین کے مطابق کراچی پورٹ مکمل طور پر اضافی حجم کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا۔ اگر یہ رجحان جاری رہا تو کچھ کارگوز کو متبادل بندرگاہوں کی طرف بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ فی الحال کراچی پورٹ ایک اہم لاجسٹک ہب کے طور پر ابھر رہا ہے، لیکن یہ عارضی تیزی مستقبل میں پائیدار ہو سکے گی یا نہیں، اس کا انحصار مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے ساتھ ساتھ وفاق کی پالیسیوں پر بھی منحصر ہوگا۔ برطانیہ میں والدین کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کتنی دیر تک اسکرین کے سامنے رہنے کی اجازت دیں۔ ان ہدایات کے مطابق 2 سال سے کم عمر بچوں کو اکیلے کسی بھی قسم کی اسکرین نہیں دیکھنی چاہیے۔ والدین کو یہ مشورہ بھی دیا گیا ہے کہ وہ خود مثال قائم کریں اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے کتنی بار موبائل فون استعمال کرتے ہیں۔ مزید تفصیل رباب بطول سے۔ برطانیہ میں بچوں کی نشو و نما کے ماہرین کے ایک حکومتی پینل نے والدین کے لیے نئی ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ اپنے 5 سال سے کم عمر بچوں کے لیے اسکرین ٹائم کو کیسے ہینڈل کریں۔ ماہرین کی ریکمنڈیشن ہے کہ 2 سال سے کم عمر بچوں اور ننھے بچوں کے لیے اسکرین ٹائم بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ 2 سے 5 سال کے بچوں کے لیے روزانہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ اسکرین ٹائم کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فاسٹ پیسڈ AI کھلونے، کھانے کے وقت اور سونے سے پہلے اسکرین کے استعمال سے پرہیز کیا جائے۔ یہ اسکرین ٹائم کی حدیں ان بچوں پر لاگو نہیں ہوں گی جنہیں ٹیکنالوجی کے استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یونیورسٹی آف ایسٹ لنڈن کے سائنسدان یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ننھے بچے فاسٹ پیسڈ مواد دیکھتے ہیں تو ان کے دماغ اور دل کی دھڑکن پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے پاس مضبوط شواہد موجود ہیں کہ اسکرینز بچوں کے جسم کو فائٹ یا فلائٹ والی کیفیت میں لے جاتی ہے، خاص طور پر جب مواد تیز اور غیر متوقع ہو۔ ٹاڈلرز کے غصے کو کم کرنے کے لیے ٹی وی یا اسکرین کا استعمال وقت کے ساتھ ساتھ مسئلہ بڑھا سکتا ہے۔ وزیر تعلیم نے بتایا کہ AI جیسی نئی ٹیکنالوجیز کے اثرات پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے اور یہ ہدایات غیر جانبدار انداز میں دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم نے احتیاطی طریقہ اپنایا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے بچپن کی خوبصورتی سے لطف اٹھائیں، اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزاریں، پڑھیں اور باہر کھیلیں۔ میں جانتی ہوں کہ خاندانوں پر بہت دباؤ ہوتا ہے۔ اس رہنمائی کا مقصد والدین کی مدد کرنا ہے، تنقید کرنا نہیں، واضح اور عملی مشورہ دینا ہے جیسا کہ والدین ہمیں کہہ رہے ہیں۔ لیکن ٹیکنالوجی کے حق میں کام کرنے والے والدین کے ایک گروپ کا کہنا ہے روزمرہ زندگی میں ٹیکنالوجی سے مکمل طور پر بچنا حقیقت پسندانہ نہیں۔ ٹیکنالوجی ان بچوں کا مستقبل ہے اور اگر ہم انہیں بہت زیادہ اس سے دور رکھیں گے تو وہ مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ایسا طریقہ تلاش کرنا ہوگا کہ ٹیکنالوجی کو فیملی لائف کا مثبت حصہ بنایا جائے۔ چاہے والدین ان حدوں پر عمل کریں یا نہ کریں، اب ان کے پاس واضح رہنمائی موجود ہے کہ نئی نسل کس طرح اسکرینز استعمال کر سکتی ہے۔ سامعین، انڈین پنجاب میں کبوتر پالنا ایک روایتی مشغلہ اور آمدنی کا ذریعہ بھی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس سے شہرت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی معاش کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ تاہم کبوتر بازی پر قانونی پابندیوں کی وجہ سے اس کے مقابلے بند ہیں، جسے پھر سے بحال کروانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مزید تفصیل ہرمن دیپ سنگھ کی اس رپورٹ میں۔ کبڈی نہیں، پشو میلے بھی شروع کراواں گے، کئی کبوتراں دی بازیاں بھی لاؤندے ہیں، وہ بھی سرکاری طور تے کروڑاں دا نام رکھاں گے۔
शिरोमणि अकाली दल के सदर और पंजाब के साबिक नायब वजीर आला सुखबीर सिंह बादल अपनी इंतखाबी रैलियों के दौरान पंजाब में दोबारा कबूतरबाजी के मुकाबले शुरू करने की बात कह रहे हैं। हुकूमत पंजाब के नुमाइंदों ने भी कई बार कबूतरबाजी के मुकाबले की हिमायत की है। सियासतदानों के ये बयानात पंजाब में कबूतर पालने के शौक को जाहिर करते हैं। अगरचे पंजाब में कबूतरबाजी के मुकाबलों पर पाबंदी है, फिर भी बहुत से लोगों ने कबूतर पालने का शौक बरकरार रखा हुआ है। सिद्धवान गांव के गुलजार अली गुज़श्ता कई बरसों से कबूतर पाल रहे हैं। जब पंजाब में कबूतरबाजी के मुकाबलों की इजाज़त थी तो उन्होंने कई मुकाबले भी जीते। इससे इन्हें पूरे पंजाब में पहचान मिली। वो सारा दिन कबूतरों की देखभाल में गुजारते हैं। तड़के आ जाने फिर रात को मैं सुबह यहाँ आता हूँ और शाम तक रहता हूँ। मैं अपना पूरा दिन अपने कबूतरों का ख्याल रखने में गुजार देता हूँ। 35-40 साल हो गए हैं। मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसी में गुजर गया है। मैंने कभी गिना तो नहीं, लेकिन इनकी तादाद तकरीबन 500 होगी। गुलजार ने कबूतरों के लिए एक ख़ास घर बनाया है जो उनके अपने घर से भी बड़ा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ब्लॉक्स मैंने कबूतरों के लिए बनाया है। सामने वाले हर एक ब्लॉक की लंबाई 12 फुट है और ऊपर वाले की लंबाई 14 फुट है। चौड़ाई हर एक की 8 फुट है और मेरे पास कुल 14-15 ब्लॉक्स हैं। मेरा अपना घर 2 मंजिला है, लेकिन कबूतरों के लिए रहने की जगह 3 मंजिला है। मुस्तकबिल में एक और मंजिल बनाने का इरादा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कबूतर तंग जगह में रहें। इनके लिए खुली जगह होनी चाहिए। हिसवाल गांव के रहने वाले हरप्रीत सिंह कहते हैं कि कबूतरों की परवरिश उनका खानदानी शौक है, जो उनके लिए आमदनी का जरिया भी है। इसी शौक के जरिए उन्होंने अपनी 2 बच्चों की आला तालीम का खर्च भी उठाया। ब्याह चाह हो जाना जो कितने बाजी होती है। जब भी कोई मुकाबला होता था तो किसी शादी की तकरीब जैसा महसूस होता था। मैं अपने दोस्तों से मिला करता था। हम सब के पास कबूतर होते थे। कुछ लोग इसे कारोबार की तरह भी लेते थे। वो अपने कबूतरों के जरिए कुछ पैसे जीत लिया करते थे। मैं दूसरी या तीसरी जमात में था। उस वक्त से मेरे पास कबूतर थे। मेरे मोहल्ले के सब लोगों के पास कबूतर थे। अब सिर्फ मैं ही बाकी हूँ। मैं इन्हें राय, गंदूम, चने, बादाम वगैरह खिलाता हूँ। वो मेरे बच्चों की तरह हैं। जब कोई परिंदा मरता है तो ये अपने ख़ानदान के किसी रुकन को खोने जैसा होता है। फिर कुछ खाने का दिल नहीं करता। कबूतरों की वजह से ही मैं अपने बच्चों की तालीम का खर्चा उठा पाया। उन मुकाबलों में जो इनामी रकम जीता, इसी से मैं अपने बच्चों को आला तालीम के लिए बैरून मुल्क भेज सका। जानवरों के हुकूक के लिए काम करने वाले NGO पीटा इंडिया के मुताबिक महज 2025 में ही उन्होंने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 47 कबूतरबाजी के मुकाबलों को रुकवाया। महकमा एनिमल हस्बेंड्री के मुताबिक इस वक्त पंजाब में कबूतरबाजी के मुकाबलों की इजाज़त नहीं है, लेकिन पंजाब की हुकूमत ने ऐसे मुकाबले मुनक्किद करने के लिए एक बिल पास करके सदर जमहूरिया को मंजूरी के लिए भेज दिया है। सदर की मंजूरी मिलने के बाद मुकाबले दोबारा शुरू हो सकेंगे। अजय अलाउ नहीं हुए। ठीक है, अभी तक कबूतरबाजी की इजाज़त नहीं है। पंजाब हुकूमत ने जानवरों पर जुल्म रोकने से मुतल्लिक कानून को तरमीम करके सदर के मंजूरी के लिए भेजा है। सदर की मंजूरी मिलने के बाद ही कबूतरबाजी दोबारा शुरू हो सकती है। फिलहाल इसकी इजाज़त है या नहीं? नहीं, इजाज़त नहीं है। ये पाबंदी पालतू जानवरों पर जुल्म से रोकथाम कानून 1960 के तहत है। पंजाब के मशहूर स्पोर्ट्स राइटर प्रिंसिपल सरवन सिंह कहते हैं, कबूतरबाजी पंजाब के रिवायती खेलों में से एक है। इसकी वजह से लोगों में कबूतर पालने का शौक पैदा हुआ और लोग आज भी इस शौक को जिंदा रखे हुए हैं। हरमनदीप सिंह की इस रिपोर्ट के साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें।